तस्वीर में दिख रहा ये छोटा सा डॉट कहीं स्टार सिस्टम दूर से सीधा पृथ्वी की तरफ आ रहा एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मानव इतिहास की पहली स्पेसशिप हो सकती है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के माइनर प्लैनेट सेंटर में काम करने वाले पीटर वेरेस ने ये बात कंफर्म की है कि उन्होंने अभी एक ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया है जो बड़े समय से पृथ्वी की दिशा में ही आता हुआ दिख रहा है। नाउ इनिशियली इसे इग्नोर किया गया, बट रीसेंट एनालिसिस में पाया गया कि ये ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम के अंदर का है ही नहीं, बल्कि उसके भी बाहर से किसी अलग सोलर सिस्टम से पृथ्वी की तरफ आ रहा है, जो एक्सट्रीमली रेयर है, क्योंकि इससे पहले केवल 2 इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स ही हमारे इक्विपमेंट्स में स्पॉट किए गए हैं। तो आखिर ये चीज क्या हो सकती है? जो पहले 2 इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स आए थे उनका क्या हुआ था, एंड लास्टली ये एक्चुअल में आ किस दिशा से और कौन से ग्रह से रहा है? वेल, आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिस तरह आप मेरे साथ YouTube पे जुड़े हो, मैं चाहूंगा कि उसी तरह आप मेरे साथ Instagram पे भी जुड़ जाओ। ये है मेरा Instagram का यूजर हैंडल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके फॉलो कर लेना। एस्ट्रॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम, इन शॉर्ट एटलास, जिसका काम होता है अंतरिक्ष में ऐसे ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करना जिनकी पृथ्वी से टक्कर हो सकती है। उसने 25 से 29 जून तक चलने वाले अपने सर्वे में इस ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट किया, जिसे पहले A11PL3Z नाम दिया गया। बट इसके पृथ्वी से टकराने के चांसेस कितने हैं, इस बात को कैलकुलेट करने के लिए फिर ऑब्जेक्ट्स की मैनुअल स्क्रीनिंग की जाती है, जिसमें अगर टकराव के आसार ज्यादा बने तब फिर उस ऑब्जेक्ट के लिए अलर्ट जारी किया जाता है। अब देखो, ट्रेजेक्टरी में टकराव के खास आसार नहीं बने, मगर एक बात जरूर सामने आई कि ये ऑब्जेक्ट जो कुछ भी है ना, हमारे सौर मंडल का नहीं है। दरअसल हुआ क्या कि इसका जो ऑर्बिट था वो 6 से 11.6 की एक्सेंट्रिसिटी के साथ हाइपरबॉलिक आर्क में था, जो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। अगर किसी कॉस्मिक बॉडी का ऑर्बिट परफेक्टली सर्कुलर होता है तो उसकी एक्सेंट्रिसिटी 0 होती है, लेकिन जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर या पास जाता है उसकी एक्सेंट्रिसिटी भी बढ़ती जाती है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की एक्सेंट्रिसिटी 0 से लेकर 1 के बीच में होती है तो ऑर्बिट एलिप्टिकल होता है, जो सोलर सिस्टम के सभी ग्रहों और मेजर ऑब्जेक्ट्स में पाया जाता है। अगर एक्सेंट्रिसिटी 1 के बराबर होती है, मतलब वो ऑर्बिट पैराबोलिक है, जो ज्यादातर उन ऑब्जेक्ट्स में दिखाई देता है जो हमारे सौर मंडल के बिल्कुल बॉर्डर यानी बिल्कुल एज में स्थित होते हैं, ऊट क्लाउड के पास। लेकिन जिनकी एक्सेंट्रिसिटी 1 से ज्यादा होती है ना, उनका ऑर्बिट हाइपरबॉलिक होता है, यानी वो ऊट क्लाउड से भी दूर के होते हैं, जहां सूर्य का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस खत्म हो जाता है। अब ऊट क्लाउड की ये बाउंड्री, जहां तक सूरज का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस रहता है ना, वो सूरज से करीब 2000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स यानी कि 298 बिलियन किलोमीटर्स की दूरी पे मौजूद है। और इसके बाहर से जो कुछ भी हमारे सौर मंडल में आता है ना, उसे इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट कहा जाता है। अब चूंकि 6 की एक्सेंट्रिसिटी 1 से काफी बड़ी है, इसलिए इसे इंटरस्टेलर डिक्लेयर किया गया और रीनेम करके इसका नाम 3L/एटलास रख दिया गया। मगर ये सौर मंडल में घुसने वाला पहला इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट नहीं है। इसके पहले सदियों पुराने स्पेस एक्सप्लोरेशन के इतिहास में केवल 2 ही ऑब्जेक्ट सौर मंडल के बाहर से पृथ्वी के पास आए हैं, और उन दोनों के नाम सुनते ही आप इस बात की गहराई को खुद ब खुद समझ जाएंगे। 19 अक्टूबर 2017 के दिन हवाई के पैन स्टारर्स 1 टेलीस्कोप में ये चीज कैद हुई थी, जिसका शेप तो लोगों को अजीब लग ही रहा था, क्योंकि ऐसा कभी भी पहले कुछ नहीं देखा गया था। पर इसमें लोगों का इंटरेस्ट और बढ़ गया जब उन्हें यह पता चला कि ये ऑब्जेक्ट तो हमारे सौर मंडल के बाहर से आया हुआ है। जी हाँ, सही पहचाना आपने, ये तस्वीर है ओumuamua की, मानव इतिहास का खोजा गया पहला इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट। जो क्या था इसका पता आज तक कोई भी नहीं लगा पाया है। ऐसे ऑब्जेक्ट्स आगे चल के जनरली कॉमेट डिक्लेयर कर दिए जाते हैं, मगर 9 सितंबर 2017 के दिन जब ये स्ट्रक्चर सूरज के पास से गुजर रहा था, तब इससे किसी भी तरह की शाइनिंग गैस नहीं निकल रही थी, जो तब डिटेक्ट करी जाती है जब गर्मी की वजह से सूरज के पास से गुजरते हुए कॉमेट्स की बर्फ पिघलने लगती है, जिसका मतलब ये कॉमेट तो बिल्कुल भी नहीं था। इसके एस्ट्रॉयड होने के चांसेस भी काफी कम थे, क्योंकि इसका आकार काफी लंबा था और इस तरह के एस्ट्रॉयड्स जल्दी पाए नहीं जाते। पर कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। एविडेंसेस बताते हैं कि ओumuamua नॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रहा था। आसान भाषा में बताए तो उसका मूवमेंट ऐसा नहीं था जैसे कि वो किसी ग्रेविटेशनल बॉडी से बंधा हुआ है, बल्कि
बल्कि उसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज उसे एक्सट्रीमली आगे की तरफ पुश कर रही हो। ठीक उसी तरह जैसे किसी गाड़ी का इंजन उसे एक पुश देता है, बिल्कुल वैसे ही ओमुआमुआ भी आगे की ओर बढ़ रहा था। अब उस इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट को कौन सी चीज धक्का दे रही थी, कोई इंजन या कोई अनजान फिजिक्स का कॉन्सेप्ट, ये हम कभी भी पता नहीं लगा सकते, क्योंकि साल 2018 आते आते वो सौर मंडल से बाहर भी चला गया था। मगर इतिहास ने अपने आप को दोबारा से दोहराया। 30 अगस्त 2019 के दिन एक एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर गेनेडी बोरिसोव ने एक कॉमेट स्पॉट किया जिसके ऑर्बिट की एक्सेंट्रिसिटी करीब 3.36 के बराबर थी, जो फिर ये दर्शाता था कि ये सौर मंडल के बाहर से हमारे यहाँ पर आया है। मगर 400 से 1000 मीटर की चौड़ाई वाला ये कॉमेट 2I/बोरिसोव बिल्कुल किसी नॉर्मल कॉमेट की तरह ही दिख रहा था और एक्ट कर रहा था, जहाँ 32 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से सौर मंडल में घुसने के बाद ये जल्दी ही बाहर भी चला गया, जिस वजह से समय इतना कम रहा कि इससे ज्यादा कुछ ऑब्जर्वेशन नहीं किया जा सका। अब जहाँ ओमुआमुआ की वजह से ये स्पेक्युलेट किया जा रहा था कि सभी इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स एलियन स्पेसशिप हो सकती है, वहीं बोरिसोव ने इस गलतफहमी का खंडन करके इंटरस्टेलर स्पेस के ऑब्जेक्ट्स को भी सौर मंडल की तरह नॉर्मली प्रेजेंट किया। रेशियो ठीक 50-50 का था, जिसकी क्लैरिटी के लिए जरूरत थी एक तीसरे ऑब्जेक्ट की, और वो हमें मिला जून 2025 में I3/एटलास के रूप में। सजिटेरियस कॉन्स्टलेशन की दिशा से आने वाला ये ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वेशन के हिसाब से करीब 10 से 20 किलोमीटर चौड़ा है, अब तक के पाए गए किसी भी इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट से बड़ा। गौर करेंगे तो इसकी एक्सेंट्रिसिटी भी बाकी के दोनों इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट से ज्यादा है, मतलब बहुत हाई चांसेस है कि ये उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के मुकाबले ज्यादा दूर से आया है। नाउ करेंटली 60 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ रहा ये ऑब्जेक्ट इस समय सबके लिए इंटरस्टेलर स्पेस को समझने की सबसे बड़ी उम्मीद बनी हुई है। मगर इससे रिलेटेड दो सवाल बेशक आप सभी के मन में चल रहे होंगे। पहला सवाल ये कि ये ऑब्जेक्ट है क्या, और दूसरा ये कि क्या ये हमारे पृथ्वी से टकरा के इसे तबाह कर सकता है या नहीं। नव इनिशियली जो एटलास ने कैप्चर किया था ना, उसमें इस ऑब्जेक्ट के आसपास कुछ भी डिटेक्ट नहीं किया गया था। इसका मैग्नीट्यूड भी सिर्फ +18.8 का है। अब मैग्नीट्यूड को आप एक तरह से एक ऐसा यूनिट मान सकते हो जो ये बताता है कि कोई सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज्यादा ब्राइट या फिर कितना ज्यादा डिम दिखता है। जिस चीज का मैग्नीट्यूड जितना कम होता है वो ऑब्जेक्ट उतना ब्राइट होता है। उदाहरण के तौर पर हमारे सूरज का मैग्नीट्यूड -26.832 है। आकाश में छोटे मोटे टेलीस्कोप द्वारा देखे जाने वाले तारे भी करीब +6 के मैग्नीट्यूड के होते हैं, मगर +18.8 ब्राइटनेस के मामले में इतना धुंधला नंबर है कि इसे सिर्फ बड़े बड़े टेलीस्कोप्स द्वारा ही ऑब्जर्व किया जा सकता है, वो भी तब जब इस चीज को स्पेसिफिकली फोकस में रखा जाए। काम मुश्किल था, पर फिर भी अभी तक जितनी भी रीडिंग्स आई है उसमें से कुछ टेलीस्कोप्स ने इसके आसपास गैसेस को डिटेक्ट किया है, और ऑफिशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 1 या 2 टेलीस्कोप्स ने इसके पीछे टेल्स को भी देखा है। सूरज के पास आने के बाद कॉमेट्स के पीछे से जो ये रोशनी निकलती है, इसे कॉस्मोलॉजी की भाषा में टेल या कॉमा कहा जाता है। और चूंकि इस ऑब्जेक्ट के आसपास आइडेंटिकल गैसेस के साथ साथ इसके पीछे कॉमेट्स जैसी पूंछ भी रोशनी के रूप में दिख रही है, इससे ये बात 90% क्लियर है कि ये कोई एलियन स्पेसशिप या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि एक नॉर्मल सा कॉमेट है और यहाँ से होके गुजर रहा है। अब दोस्तों, अब सवाल आता है दूसरे सवाल की कि क्या ये हमारे पृथ्वी से टकरा के इसे तबाह कर सकता है। डायनासोर्स का खात्मा करने वाले चिक्सुलुव एस्टेरॉयड का डायमीटर करीब 30 किलोमीटर का था, और 3I/एटलास का डायमीटर उससे 2 गुना ज्यादा यानी कि 20 किलोमीटर तक का है। मतलब कि ये तबाही तो डेफिनेटली मचा सकता है, मगर इसका टकराना बहुत ज्यादा डिपेंड करता है इसकी ट्रेजेक्टरी पे। देखो, अभी जब हम ये वीडियो बना रहे हैं ना, तब ये कॉमेट जुपिटर के ऑर्बिट में पाया गया था, और अभी कुछ समय तक इसके वहीं पे रहने के आसार है। जुपिटर के ऑर्बिट को क्लियर करने के बाद ये सीधा मार्स की ऑर्बिट में आएगा, जहां अक्टूबर के 2nd या 3rd वीक में मोस्ट प्रोबेबली ये मंगल ग्रह से करीब 0.4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पे पहुंच के मंगल ग्रह के सबसे करीब से होकर गुजरेगा। और फिर इसके ट्रेजेक्टरी के टर्न को देखते हुए अभी के हिसाब से जो प्रेडिक्शन सामने आ रही है, उसके अनुसार 19 अक्टूबर 2025 के दिन ये पेरिहीलियन पहुंच के सूरज के सबसे करीब से गुजरेगा, जब इसकी और सूरज के बीच की दूरी 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से थोड़ी कम होगी। और फिर उसी पॉइंट पे सूरज की ग्रेविटी की वजह से इसके ऑर्बिट की ट्रेजेक्टरी थोड़ी ही सही पर बेंड हो जाएगी, जिससे इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, और आने वाले कुछ सालों बाद ये उसी दिशा से हमारे सोलर सिस्टम को एग्जिट कर देगा। अक्टूबर के बाद ये 19 दिसंबर 2025
2024 के दिन पृथ्वी से 1.78 प्लस माइनस 0.07 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से गुजरेगा, जो दूरी इतनी ज्यादा है कि टकराव के चांसेस बन ही नहीं सकते। हेंस ये पृथ्वी की तरफ आएगा ही नहीं और फिर इसी क्लोजेस्ट अप्रोच से वापस जुपिटर की ओर ट्रैवल करता हुआ सौर मंडल से बाहर निकल के अंतरिक्ष में चला जाएगा। हालांकि हम सेफ भले ही हैं, पर ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स को क्लोजली स्टडी करने का, क्योंकि इसके जाने के बाद अगला इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट कब आएगा इसका कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता। अभी के प्लान के हिसाब से हमारे पास 2 ऑब्जर्वेशन विंडोज हैं। पहली तब जब ये मार्स के पास से गुजरेगा, उस वक्त मंगल ग्रह पे मौजूद सभी ऑपरेशनल ऑर्बिटर्स जैसे कि रिकॉग्निसेंस, मेवन और तियानवान द्वारा इसके ज्यादा से ज्यादा डेटा को कैद किए जाने की कोशिश की जाएगी। दूसरी विंडो हमें दिसंबर में होने वाली क्लोजेस्ट अप्रोच में मिलेगी, जहां तब इसे न्यूली ऑपरेशनल वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी के ऑप्टिकल टेलीस्कोप द्वारा कैद किया जाएगा और तभी हमें इसकी सबसे क्लियर इमेजरीज मिल पाएंगी। ये जब भी होगा तब इसकी जानकारी सबसे पहले आपको अंतरिक्ष टीवी पर ही मिलेगी। तो अभी कभी सब्सक्राइब वाला बटन दबा लेना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, नहीं तो भूल जाओगे। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए उस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है कि आखिर अभी तक हमें कोई भी एलियंस देखने को क्यों नहीं मिले हैं। वेल, इसी पैराडॉक्स को फर्मी पैराडॉक्स कहा जाता है और इसका एक सोल्यूशन है द ग्रेट फिल्टर। एक ऐसा फिल्टर जो कि एलियन लाइफ को एक लेवल के बाद पार होने ही नहीं देता। अब आखिर ये ग्रेट फिल्टर क्या है और क्या हम इंसानों को भी इससे डरना चाहिए, जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।